हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। देखिए, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में आयनिक त्रिज्या, ठीक, परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में चर्चा किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आज जो हम चर्चा करेंगे जिस बात पर, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर या दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ठीक। और हम साथ में इसके कुछ एक्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऊपर। देखिए, क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई ए से। होता क्या है, देखिए, ये कोई परमाणु है। अच्छा, ये परमाणु भी कैसा है? ये परमाणु उदासीन है, ठीक, विलग है और गैसीय परमाणु है। कोई उदासीन, विलग और गैसीय परमाणु है। उदासीन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। विलग, विलग मतलब आइसोलेटेड, और गैसीय मतलब ऐसे गैसियस, ठीक। उदासीन उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, किसी के ऊपर अगर कोई आवेश नहीं है तो वो क्या है? उदासीन है। विलग जो अकेला है, ठीक, सिंगल है ना। अगर कोई सिंगल एटम है तो उसको क्या कहेंगे? विलग। और गैसीय, क्योंकि जो गैसियस फॉर्म में होगा ना तो उसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और उसमें क्या होगा कि हमको आइसोलेटेड एटम मिल जाएंगे, इसलिए इसको किस में लेते हैं? गैसीय, ठीक। तो हमारे पास जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा, विलग होगा और गैसीय परमाणु होगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। यह है बाह्यतम कोश। जो सबसे बाहर वाली कक्षा है वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्यतम कोश। तो किसी उदासीन, विलग और गैसीय परमाणु के किसमें? बाह्यतम कोश में क्या जोड़ना है? कोई इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाहरी वाले कोश में कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, यहाँ पर क्या किया जाए? कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से कुछ ऊर्जा निकलती है। यहाँ से क्या होगी? कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक। अगर इसके बाहरी वाले कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो यहाँ से कुछ ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। देखिए, कोई उदासीन, विलग, गैसीय परमाणु था, उसके बाहरी वाले कोश में क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, ठीक। तो अगर बाहरी वाले कोश में अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें क्या होगी? उसमें क्या होगा? कुछ ऊर्जा मुक्त होगा, और जो ऊर्जा मुक्त हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक। इसको किससे दिखाते हैं? इसको, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो जूल प्रति मोल, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। आप इतना देख लीजिए, हम इसको लिख दे रहे हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा चीजें लिखने में। हमने इसको लिख दिया है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी उदासीन मतलब कोई चार्ज ना हो, विलग मतलब अभी बताए थे अकेला। अच्छा, अकेले क्यों? क्योंकि जब वो सिंगल रहेगा, विलग मतलब अकेला या सिंगल, जब वो सिंगल रहेगा तो सिंगल एलिमेंट पे हम जो स्टडी करेंगे वो अच्छा मतलब अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। सिंगल एटम पे जब स्टडी करेंगे तो वो बेहतर कर सकेंगे, बजाय कि जब वो ग्रुप में रहे। जैसे कई लोग ग्रुप में है, हमको इसके विषय में पता करना है, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3। अब हमको 2 के विषय में केवल पता करना है, सेकंड वाले के बारे में। तो हम जब ये ग्रुप में रहेगा तब हम इसके विषय में अच्छे से पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अगर अकेला रहेगा तब हम इसके विषय में क्या कर सकते हैं? अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पता कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हमको जो एटम रखना है वो क्या करना है? सिंगल रखना है। आगे देखते हैं गैसीय। देखिए, अकेला जो एटम होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है? गैसीय। परमाणु के वाह्यतम, इसको वाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। बाहरी कोश में अगर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो वहां पर क्या होगी? कुछ ऊर्जा
मुक्त होगी, उसे ही उस तत्व की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है बात, उसे ही उस तत्व की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल प्रति मोल में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को किससे दिखाते हैं, ई से। इसको जो बताने का यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलो जूल प्रति मोल। यूनिट मतलब जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, जैसे वेट, भार को केजी में नापते हैं ना, उसी तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसको किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल प्रति मोल। अब एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसी का नेगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता से चिन्ह में विपरीत अर्थात ऋणात्मक होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है 5, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगा, वो क्या हो जाएगा, -5। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। ठीक है, लेकिन बस अंतर कहाँ आएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में रहेगा, नेगेटिव में। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये x है, ठीक, कोई एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा। देखिए किसी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक, और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब इसमें जोड़ा गया तो इसके ऊपर चार्ज आया माइनस। अच्छा, अब ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके साथ में देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे क्या होता है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा मुक्त हुई, मानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई। अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है, उष्मा मुक्त हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। बताए थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, जिसमें उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो इसमें उष्मा मुक्त हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपी। और उष्मा क्षेपी का जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, उष्मा क्षेपी का डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊर्जा जितना ज्यादा मुक्त होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी अधिक होगी। ठीक, जितना अधिक उष्मा निकलेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम एक टर्म पढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसको कहते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई x है, तत्व है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया। जब इस x में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे मान लीजिए हम करें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब फिर मान लीजिए इस x माइनस में फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। अब होगा क्या, अब यहाँ पर ऋण आवेश पहले से है, ये ऋण आवेश है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा, ये भी, क्योंकि ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, सेम चार्ज पास आना नहीं चाहते हैं। देखिए प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर भागते हैं, माइनस और माइनस एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे के पास जाते हैं। मतलब जब अगर सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित मतलब दूर भागना या रिपेल करता है। ठीक, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है। ठीक,
तो यहाँ पर सेम चार्ज है, दूर भागना चाहेगा। तो अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, तो जब हम एनर्जी देंगे तब यहाँ पर 2 माइनस होगा, प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो निगेटिव होगा। अब हम एनर्जी दे रहे हैं, है ना, उष्मा हमको मिल नहीं रहा है, हमको उष्मा देना पड़ रहा है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए इस x2 माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ा, तो x3 माइनस होगा, और इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में रहेगी। ठीक है, एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, देखिए हमको पता है कि अगर ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव में है, लेकिन इसमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो अगर E A फर्स्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी निगेटिव होगी। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि ऊष्मा छेपी का जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, ऊष्मा छेपी में जो डेल्टा H होता है, जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है। ठीक, अब यहीं पे एक बात यहाँ देख लीजिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है, हमारे पास तो ऊष्मा खर्च हो रहा है। ठीक है, ये जो माइनस और ये माइनस है एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसके प्रतिकर्षण के कारण अब हमारे पास से ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस। बात समझ में आ रहा है, यहाँ प्लस क्यों था, क्योंकि हमको उसमें मिल रहा था इसलिए प्लस था। ठीक है, तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि ऋणायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है, मतलब ऊर्जा खत्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड है वो माइनस में है। ठीक, लेकिन हाँ, इसी का अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखें तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इसी का अगर हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखें तो वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि ये एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी, और उष्माशोषी का जो डेल्टा एच है वो किस में होता है, पॉजिटिव में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है फर्स्ट वाला प्लस में होगा और बाकी सब माइनस में होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं। जैसे अगर E A फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, चलिए अब एक बात बताते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम मान लीजिए इन दोनों को जोड़ें, जैसे ये E A फर्स्ट और E A टू को ऐड करें, तो E A फर्स्ट प्लस E A टू, ठीक है, ये दोनों मिल करके भी 0 से छोटे ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम एक माइनस है, इस माइनस वाले में जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें हमको इतना उष्मा देना पड़ता है कि वो दी गई उष्मा यहाँ पर प्राप्त उष्मा से ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, मतलब दी गई उष्मा यहाँ पर मिले उष्मा से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को मिला करके भी 0 से बड़ा वैल्यू नहीं मिल पाता हमें। तो E A फर्स्ट और E A सेकेंड ऑलवेज स्मॉल किससे, 0 से। ठीक है, या बोल सकते हैं ऑलवेज निगेटिव।
भाई 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव में है। अगर Ea फर्स्ट और Ea2 नेगेटिव है तो डेल्टा एच Eg और डेल्टा एच Eg फर्स्ट और Eg2, ठीक है। ये किस में रहेंगे, ये ग्रेटर देन 0 रहेंगे, क्योंकि ये अगर नेगेटिव है तो ये किस में होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सेकेंड, ये 0 से बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से केवल साइन में उल्टा होता है, बाकी उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो आपका डेल्टा एच Eg भी 8 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बस इसका साइन निगेटिव होगा, या अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस ये सब बातें नोट में कर लीजिएगा। 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक। चलिए तो अब हम अपना अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब क्या है, देखिए प्रभावित करने का मतलब क्या है कि या तो मतलब जो फैक्टर है, ठीक है, जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता को बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रॉन बंधुता को घटाएंगे, ठीक है। प्रभावित करना मतलब या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। चलिए सबसे पहला देखते हैं, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा पकड़ेगा, प्लस चार्ज ज्यादा है तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोड़ सकता है, मतलब सॉरी तेजी से पकड़े रहेगा, ठीक। तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा हो जाएगी। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। भाई नाभिकीय आवेश ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से पकड़ेगा, ठीक, ये ज्यादा है तो ज्यादा तेज पकड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, ये ज्यादा है तो ज्यादा तेज पकड़ेगा, और नाभिकीय आवेश ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बहुत अधिक है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, समानुपाती हो गए। अगर नाभिकीय आवेश कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। परमाणु के आकार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों, देखिए जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होता जाएगा नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल उतना नहीं लग पाएगा, ठीक। तो अगर नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, नाभिक अब उस इलेक्ट्रॉन पर उतना अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। और जब अधिक आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा मतलब अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा तो उस स्थिति में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। कब, जब परमाणु का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो रही है, ठीक। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। आप लोग ये सब आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा बहुत इस तरीके का बात पढ़े भी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आवरण या परिरक्षण प्रभाव। आवरण या परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है आवरण प्रभाव। देखिए जैसे अभी हम आपको बताएं, आवरण प्रभाव अगर मान लीजिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है, तो आवरण प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है,
ठीक, बात समझ में आया? अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो नाभिकीय आवेश देखिए आवरण प्रभाव वैसे है क्या, हम वैसे पिछले बार बताए थे, लेकिन आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में भी इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींचना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाता है। ठीक, अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच काफी दूरी हो जाता है, मतलब ये कोश और ये कोश इतना दूर हो कि एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट ना कर पाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर को अच्छे से प्रतिकर्षित ना कर पाए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके खींच लेता है, और जब नाभिक द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाता है तो उस स्थिति में साइज कम हो जाती है। ठीक, मतलब आवरण प्रभाव जब कम होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो नाभिकीय आवेश होगा वो इसको खींच देगा और साइज बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, मतलब नाभिकीय आवेश जब ज्यादा होगा तो आवरण प्रभाव कम हो जाएगा। इसका हम एक्सेप्शन भी बताए थे आपको पिछले क्लास में, आप लोग उस क्लास को जा करके देखिए। ठीक है, तो अब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है और आवरण प्रभाव कम हो जा रहा है, और एक चीज देखिए, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ने पर आवरण प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। ठीक, या ऐसे बोल लीजिए, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है। तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से पकड़ेगा। ठीक है, और जितना तेज से पकड़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन इसका आवरण प्रभाव कम होगा। जहां पर नाभिकीय आवेश ज्यादा है उसका आवरण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो अब इसको बीच में से हटा दीजिए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव के। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? ये जो हम बताए हैं न्यूक्लियर चार्ज और आवरण प्रभाव वाला, ये हम एटॉमिक रेडियस में बता चुके हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या में बता चुके हैं। आप लोग अगर उस लेक्चर को नहीं किए हैं तो एटॉमिक रेडियस को पूरा देखिए, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को वो डिटेल में बताया गया है एक्सेप्शन के साथ, वहां पे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो पहला हमको क्या पता चला कि भाई नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा। ठीक, दूसरा, परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो कोष है वो भी दूर जा रहे हैं। तो अब नाभिक उस इलेक्ट्रॉन जो दूर जा रहा है उस पर अच्छे से आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। अगर अच्छे से आकर्षण बल नहीं लगा पा रहा है मतलब अब जो नाभिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहा है, अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक, तीसरा, इलेक्ट्रॉन बंधुता आवरण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे पता, तो पिछले बताए थे कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आवरण प्रभाव कम, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा, लेकिन आवरण प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए इन सब बातों को नोट करके लिखिएगा। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो मोबाइल का मोबाइल में ही रह जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, फिर हम चारों के बारे में फिर से बोलेंगे एक बार। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अगर मान लीजिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे P3। ठीक, P3 क्यों, देखिए सुन लीजिए। अच्छा, P में 3 कक्षाएं होती हैं। P में कितनी कक्षाएं होती हैं, 3। D में कितनी होती हैं, 5। ठीक है, तो इस टाइप का है। अगर अर्ध, चलिए D हो गया, S में 1 होता है और F में 7 होता है। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए अर्ध भरित कक्षा हो या पूर्ण भरित कक्षा हो, उस तरीके से D में अर्ध भरित कक्षा हो या
पूर्ण भरित कक्षा हो। ठीक है, तो ये सब जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आधा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है या पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सॉरी उस अवस्था में जो तत्व होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, मतलब P3 हो गया या P6 हो गया, 3 भरा रहे या 6 भरा रहे, D 5 भरा रहे या 10 भरा रहे, S 1 भरा रहे या 2 भरा रहे। तो इस अवस्था में जो तत्व होते हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी या बहुत कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होगी या बहुत ही कम होगी, बहुत कम होगी। बात समझ में आ गया? देखिए पहले में क्या पता है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ेगा। हाँ, साइज नहीं बढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़े लेकिन साइज ना बढ़े, तो उससे क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना तेज पकड़ के रखेगा, जितना तेज पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज्यादा। ठीक, पहला बात। दूसरा, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है और आकार भी बढ़ रहा है। लेकिन आकार के बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज नाभिक में है वो उस इलेक्ट्रॉन को पर अब उतना अच्छे से पकड़ नहीं बना पाते हैं। मतलब पॉजिटिव, सॉरी, आकार बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, होता क्या है कि जो अब नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जब अच्छे से आकर्षित नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं पकड़ पा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन आकर्षण अच्छा नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो चुकी है। ठीक, तो आकार बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी और आकार घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। ठीक, आवरण प्रभाव बताएं, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो नाभिक है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचता है। ठीक, जब बहुत तेजी से खींचता है तो साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आवरण प्रभाव अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधु तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये और ये थर्ड और फर्स्ट आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा। दूसरा, अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे फास्फोरस नहीं, पी सबसेल है, ठीक है, पी उपकोष, ठीक है, इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक 6 और 6 का आधा 3 होता है। तो ये अर्धभरित है और ये पूर्ण भरित है। तो आप आधा भरिए चाहे पूरा भरिए, ठीक है, दोनों अवस्था में जो तत्व होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। और जब तत्व अधिक स्थायी होंगे तो उस अवस्था में जो तत्व होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। इसलिए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होगी या बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अब इसको डेफिनेशन इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे देख लीजिए, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है तथा नाभिकीय आवेश के घटने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ठीक, पढ़ी पाई? नेक्स्ट एरो देखिए लिखेगा ना, अर्थात नाभिकीय आवेश तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, नीचे फिर ये वाला फॉर्म ये ऐसे लिख दीजिएगा डिब्बा बना करके। ठीक, फिर नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है, दूसरा लिखेगा परमाणु का आकार। दूसरा किससे प्रभावित हो रहा है, परमाणु के आकार से। इसमें लिखेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने पर परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है तथा परमाणु का आकार घटने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। ठीक, फिर नेक्स्ट एरो, अर्थात परमाणु का आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहा है, जब उल्टा चलता है तो इसी साइन को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और जब सीधा संबंध होता है तब इसी साइन को समानुपाती कहते हैं। ठीक है बात, ये लिखेगा। फिर नीचे ऐसे डिब्बा बना के लिख लीजिएगा। वैसे ये भी लिख लीजिएगा, उसका तो हम लिख ही दिए कि जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होगी या बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता ये हमारा मतलब कंप्लीट हो चुका। अब हम कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एक्सेप्शन उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए साधारणतः हम लोग को पता है कि अगर हम आवर्त में कहाँ से कहाँ जाए, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, दाएं जाएं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, ठीक। जैसे क्यों बढ़ती है, इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज नहीं बढ़ेगा, केवल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, साइज वही है, ठीक है, साइज वही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को उतना तेज खींचेगा, तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ रही है। और अगर वर्ग या समूह बोल रहे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन भी हमको देखने को मिलता है और वही एक्सेप्शन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए तो हम डिस्कस करते हैं पीरियड सेकेंड या आवर्त दो, पीरियड दो, पीरियड दो में कौन कौन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक। समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप लिखे हैं, ये पीरियड 2 के एलिमेंट है और ये ऊपर ग्रुप है, ये पहले ग्रुप से दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठवे ऐसे ये, ठीक। अच्छा, एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है, वो सीक्वेंस याद रखिएगा, पीरियड के लिए लगा सकते हैं, लिख देते हैं यहीं पे 17, 16, ध्यान से सीखिएगा, 14, 15, 15 लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर, ठीक है, 17, 16, 14, 15, ठीक है, 13, फिर 1, 2 और फिर ये नोबेल गैस, ठीक है, 18। अब देखिए ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं, पहले 17 वाला, मतलब सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो 17 वाले की होगी, तो सबसे अधिक फ्लोरीन, ठीक। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो 16 वाले की होगी, मतलब उसके बाद ऑक्सीजन, 16 नहीं लिखेगा, ऑक्सीजन लिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो 15 वाले की होगी, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करते हैं, यहाँ तो नाइट्रोजन आ गया, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर 13 वाले की, सॉरी 17, 16, फिर 14, 14 पे कार्बन है तो फिर इसकी होगी, फिर 15 को छोड़ देते हैं, ठीक। फिर 13, 13 पे कौन है, बोरॉन है, हो गया। फिर 1 मतलब लिथियम, फिर 2, 2 मतलब बेरिलियम, 18, 18 तो नोबेल गैस है, ये क्या है, नोबेल गैस है, नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, वो एकदम नहीं लेना चाहता है, ठीक है। इसके बाद तो अब इसके बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, और फिर आ जाएगा नियॉन, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। 17, 16, 14, 15, 15 में भी किसको छोड़ करके, नाइट्रोजन को छोड़ करके, ठीक। फिर 13, 1, 2, 18, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया पीरियड। अच्छा, ये तो एक ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन ये हुआ क्यों, इसको, इस बात को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये ऊपर वाला नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, हम पीरियड 2 ऊपर लिख दे रहे हैं, और पीरियड 2 जब हम ऊपर लिखेंगे तो उसके बाद नीचे हम ये सीक्वेंस भी लिख देंगे, और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। इसका जो सीक्वेंस हम लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था, हम बोले तो पहले 17 वाला, फिर 16 वाला, फिर 14, फिर 15, 15 में भी नाइट्रोजन को छोड़कर, ठीक। फिर 13, फिर 1, 2 और फिर 18, ठीक। उस आधार पे हमने इसको लगाया था। अब ऐसा करते क्यों है, देखिए होता क्या है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लिथियम 3 है, 4 है, 5, 6, ये 7, 8, 9, ये 10, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। जब इसको करेंगे तो ये आएगा 1s1 1s, सॉरी 1s2 2s1, मतलब इसमें s1 है, 1s2 2s2, इसमें s2 है, 1s1 2s1 1s2 2s2 2p1, ये होगा 2p2 2p3
2p4, 2p5 और 2p6। ठीक, अब सबसे पहले 17 क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन के मिलने से ये फुलफिल्ड हो जाएगा, तो ये सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसलिए फ्लोरीन सबसे पहले आता है। और फ्लोरीन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, ठीक, मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत तेजी से खींचता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम किसको रखे हैं? 16 को, फिर 2p4 मतलब ऑक्सीजन, फिर 15। अब 15 में ये तो कंप्लीट है ना। यहाँ पर देखिए ये 2p3 ये स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है? स्टेबल है, इसलिए इसको अभी हम नहीं लेते हैं। मतलब अच्छा, इसके बाद 14 लेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो गया? 17 हो गया, 16 हो गया, 17 16। इसके बाद किसको? 14। 14 में 2p3 तो 2p2 ले लेंगे, मतलब कार्बन। नाइट्रोजन को तो छोड़ देंगे। अब आते हैं 13 पे, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसको हो गया बोरॉन। फिर इसके बाद फर्स्ट लिथियम, यहाँ पर 1s2, अब 2s1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, ये भी फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पी को फुलफिल वाला करके देख लिए, अब एस वाले पे आ जाते हैं। ठीक, तो हो गया यहाँ पर लिथियम। ठीक, अब इसके बाद 1 हो गया। अब इसके बाद कौन आएगा? सेकेंड नंबर पे। अब ये तो फुलफिल है ही। ठीक है, तो ये हो गया बेरिलियम। ठीक, और 18 पे कौन आएगा? 18 कहाँ गया? अच्छा, इसके बाद हम किसको भर देते हैं? इसके बाद हम भर देते हैं नाइट्रोजन को, और लास्ट में आ जाता है हमारा नियॉन। ठीक है, तो जो फुलफिल्ड वाले हैं वो आ जाएंगे लास्ट में। ठीक, समझ में आ रहा है? SPDF, इसमें से SPDF में से इधर से देखेंगे। ठीक है, इधर से देखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे S और P था, तो P में पहले कंप्लीट कर दिए, उसके बाद S में कंप्लीट कर दिए। ठीक है बात, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पीरियड 3 का भी, इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा यहीं पर। अब देखते हैं पीरियड 3। पीरियड 3 में कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, ये है आपका 1 2 13 14 15 16 17 18। ठीक, अच्छा, इसको भी इसी सीक्वेंस लगाइए। 17 पे क्लोरीन, 16 पे सल्फर, 14 पर सिलिकॉन, ठीक, 15 पर फास्फोरस। यहाँ पर 15 पर नाइट्रोजन को केवल छोड़ना है, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो 15 पे यही आ जाएगा जो रहेगा। फिर 13 पर एल्यूमिनियम, फिर 1 पर सोडियम, 2 पर मैग्नीशियम, और लास्ट में 18 पे आर्गन है। ठीक है, बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, आप लोग चेक करिएगा ये चीजें सही है या नहीं सही है। ठीक, तो ये हम बात कर लिए पीरियड का। अब हम बात करते हैं वर्ग का, कि वर्ग में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ऊपर से नीचे आते समय घटता है, तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग में हम लिखे हैं 14 15 16 और 17, ये 4 वर्ग है हमारे पास। ठीक, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17। देखिए इसमें क्या होता है, हमको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इन तीनों में नॉर्मल ट्रेंड होता है जैसे, ठीक है, इसका सबसे कम, इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, इसका। लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है कि सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा हो जाता है। सिलिकॉन का कार्बन से क्या हो जाता है, ज्यादा। नाइट्रोजन का, सॉरी फास्फोरस का नाइट्रोजन ज्यादा। ठीक, ऑक्सीजन वाला केस में नहीं। ठीक है, इसके लिए हम अभी छोड़ते हैं। इसके ऊपर, इसके नीचे वाला जो ट्रेंड होता है वो जनरल ट्रेंड होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कम होता है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन 3 में 16 को रोक दीजिए। ठीक है, 16 में एक अलग चीज होता है। 14 15 और 17 में एक्सेप्शनली क्या होता है कि जो मतलब नीचे वाला होता है, सेकेंड नंबर पे नीचे वाला, वो क्या होता है, वो ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो जाती है ऊपर वाले से। ऐसा क्यों होता है?
हम फ्लोरीन और क्लोरीन में चर्चा करके देखते हैं। देखिए, फ्लोरीन 9 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे। पॉजिटिव चार्ज, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अच्छा, क्लोरीन के पास पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बाहरी वाले कोष में दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ये भी ले सकता है। इसका साइज छोटा है। ठीक है, मान लीजिए आपका कमरा छोटा है। ठीक है, अगर आपका कमरा छोटा है तो उसमें ज्यादा लोग नहीं ना आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका कमरा ना छोटा होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को खींचता तो बहुत तेज है लेकिन रख नहीं पाता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? वाह्यतम कोष में जोड़ देना है। तो ये जोड़ नहीं पाता है, खींचता तो बहुत तेज है लेकिन जोड़ नहीं मतलब रख नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, इसके पास इसका साइज बड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी और रख भी लेगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है साइज के कारण से। ठीक है, वही सब ट्रेंड इसमें भी होता है। ठीक है बात। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को लिखना चाहें 14 वाले को, तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नॉर्मल जर्मेनियम, टिन, और सबसे कम लेड का। ठीक है, बात समझ में आ गया? फिर उसके बाद ग्रुप 15 का लिखना चाहे तो सबसे अधिक फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, और उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, फिर बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है बात। इसके बाद 16 रोके हैं, इसके बाद 17 का लिखें तो 17 का क्या हो जाएगा? ये 14 का हो गया, ये 15 का हो गया। 17 का क्या हो जाएगा? सॉरी, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम है। फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टाटीन है, एस्टाटीन। ठीक है, ASTA, एस्टा, TINE, एस्टाटीन। अब इसमें देखिए 16 में क्या होता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर हम ग्रुप 16 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सल्फर, फिर सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, चूंकि पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है इसलिए इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। हम आज के अपने लेक्चर को इस क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। मान लीजिए हमको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया। अभी हम देखे थे कि वर्ग में अगर होगा तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, आवर्त में होगा तो उससे पहले देखे थे कि कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, लेकिन अब अगर मान लीजिए एक 14 का, एक 15 का, 16 का, 17 का, ऐसे मिक्स करके दे दिया, तब कैसे निकालेंगे? ठीक, देखिए तो इसके लिए क्या करते हैं? एक एरो, ठीक है, एरो ड्रॉ कर लीजिए। जिधर का एरो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक। जैसे सिलिकॉन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की तरफ एरो है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक। ठीक, फास्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तरफ एरो है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक। सल्फर फ्लोरीन में फ्लोरीन की तरफ एरो है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी। ठीक, अब एक चीज और, जैसे इसके नीचे क्या है? सेलेनियम, टेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम, इसके नीचे ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, अब ये चारों है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा ये हमेशा ज्यादा होगा ग्रुप 16 से। इस बात को नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, कोई सा भी एलिमेंट होगा, जैसे अगर मान लीजिए बोल दे कि क्लोरीन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, तो क्लोरीन की होगी, क्योंकि क्लोरीन कहाँ का है? ग्रुप 17 का। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम का टॉपिक था वो समाप्त होता है। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप लोग को इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आया होगा।
ठीक है, आप लोग इसे कंप्लीट पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको थ्योरी बाहर से बुक से कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन है या जो भी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है वो हम इसी में साथ साथ लिखवाते हुए चल रहे थे। ठीक, और चलिए, तो इसमें अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होगा या किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कुछ पूछना होगा तो आप उसे जरूर पूछेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।